चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने फर्स्ट पेपर को कम्प्लीटली कवर किया, उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे जितनी हो सके उतना हम लोगों ने किए। और अब हम लोग पेपर सेकंड को स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से काफ़ी लेट हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं है। आप लोग के एग्ज़ाम सभी इधर होने नहीं है, और जो भी अगर अप्रैल वगैरह तक होते हैं तो अप्रैल तक में आपकी यूनिट ख़त्म ही हो जाएगी। वैसे भी हम लोग अप्रैल से जो नया सेशन स्टार्ट करेंगे, तो उससे पहले मार्च तक अगर आप टिके रह जाते हो, यानी आप रहते हो, क्योंकि आप लोग भाग जाते हो बहुत अच्छे से मुझे पता है, तो अगर रहते हो तो क्लास कवर कर ली जाएगी और पूरा पेपर पढ़ा भी दिया जाएगा। और अगर नहीं रहते हो तो फिर ऑनलाइन देखिएगा ना। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग कर लीजिएगा, पेपर सेकंड है हमारा। तो पेपर सेकंड, ठीक। लेसन फर्स्ट, बात नहीं, लेसन फर्स्ट। और जो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर का नाम है प्रत्यास्था, ठीक है। इलास्टिसिटी या इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। चैप्टर का नाम प्रत्यास्थता, ठीक है। इलास्टिसिटी, ठीक। तो इस चैप्टर में पूरा हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि किसी वस्तु की प्रत्यास्थता से क्या तात्पर्य है, प्रत्यास्था क्या होता है, और उसके बाद जो वस्तुएं होती हैं उनको कितने प्रकार से, जैसे प्रत्यास्थ वस्तु हो गई, अप्रत्यास्थ वस्तु हो गई, रिजिड यानी दृढ़ बॉडीज़ हो गई, तो उन्हें कितने प्रकार से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। उसके अलावा प्रत्यास्था की सीमा क्या होती है, हुक का नियम क्या है ना, और रबड़ और स्टील को जब हम कंपेयर करते हैं तो उसमें कौन सी वस्तु ज़्यादा प्रत्यास्थ है, प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा क्या होती है। तो इन सब टॉपिक्स पर हम लोग इस पूरे चैप्टर में थ्रू आउट स्टडी करेंगे, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट हेडिंग इसमें आप कर लीजिएगा। तो डेट कौन सी है आज? 24 2022 ना, ठीक है। क्या बात कर रहे हो यार 23 में पहुंचा दिए, ठीक। तो पहली हेडिंग आप लोग कर लीजिएगा। तो इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे प्रत्यास्थता। तो जो चैप्टर का नाम है वही पहली हेडिंग है, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, प्रत्यास्था क्या है, ठीक। तो अब इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। तो जैसे आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हमारे पास रबड़ जैसे कोई मटेरियल होता है, रबड़ ना, देखियो रबड़ को जब हम खींचते हैं, खूब तेज़ी से खींचते हैं, तो क्या करते हैं, जब रबड़ को हम खींचते हैं तो वो लंबाई में बढ़ता है। अच्छा, केवल लंबाई में बढ़ता है कि उसके अलावा भी कोई परिवर्तन होता है? लंबाई में केवल परिवर्तन होता है, आकार आकृति दोनों नहीं। रबड़ का आकार का मतलब उसके साइज से है। अगर लंबाई बढ़ गई तो आकार बदल गया, लेकिन आकृति कैसे बदल गई? हाँ बिल्कुल, उस केस में उसकी आकृति और आकार दोनों बदल रहा है। लेकिन रबड़ के केस में हम बात करते हैं तो रबड़ की आकृति कैसी है? बेलनाकार, सिलेंड्रिकल। तो जब रबड़ को आप खींचोगे तो उसकी आकृति कैसी हो जाएगी? लेकिन रहेगी तो बेलनाकार ही ना, ठीक है। तो उसका आकार बदल जाएगा, लेकिन रबड़ के केस में जो उसकी आकृति है वो नहीं बदलने जा रही। क्यों? क्योंकि जब आप रबड़ को एक्सपेंड कर रहे हो, खींच रहे हो, तो उस केस में केवल रबड़ की लंबाई में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, बल्कि लंबाई के साथ साथ उसका क्षेत्रफल, उसके क्षेत्रफल में भी चेंजेस आ रहे हैं। किस प्रकार से? अगर लंबाई बढ़ रही है तो क्षेत्रफल घट रहा है, तभी तो रबड़ पतला हो रहा है, ठीक है। और अगर क्षेत्रफल कांस्टेंट रहे, क्षेत्रफल घटे ही ना, तो क्या रबड़ बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता, क्योंकि दोनों चेंजेस एक साथ होने हैं, ठीक है। तो दूसरी चीज़, जैसे हमारे पास रबड़ की एक गेंद हो, उसको प्रेस किया जाए, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाया जाए, ठीक है। तो ये जो फोर्सेस हम लोग लगा रहे हैं बाहर से, तो इसे बोला जाता है बाह्य विरूपक बल, ठीक है। तो अगर किसी वस्तु पर बाह्य विरूपक बल लगाया जाए तो क्या होता है? उससे वस्तु की आकृति और आकार में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। और अगर हम लोग क्या करें, बाह्य विरूपक बल के मान को हटा दें तो क्या होता है? वस्तु
फिर से अपनी पुनरावस्था में आ जाती है जैसे होती है। ठीक है, रबड़ को आप खूब बल लगाकर खींचो, उसके बाद उस बल को छोड़ दो तो रबड़ क्या करेगा, अपनी पुरानी अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से बैलून आपके पास होता है, बैलून ना, तो बैलून को साइज़ बड़ा करने के बाद उसको हम अगर प्रेस करते हैं दोनों हाथ से तो क्या करता है, उसका शेप और साइज ना, शेप मीन्स उसकी आकृति और साइज मीन्स उसका आकार बदल जाता है। ठीक है, तो लेकिन जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, अपने हाथों को हटाते हैं यानी कि बाह्य विरूपक बल को हटाते हैं तो तुरंत ही बैलून क्या करता है, अपनी पुरानी अवस्था में फिर से आ जाता है वैसे ही। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लगभग हर चीज़ पर अप्लाई होती है। ठीक है, हम अपने हाथ की हथेली को प्रेस करते हैं तो भी हथेली का साइज़ क्या होता है, शेप क्या होता है, बदल जाता है, यहाँ पे गड्ढा हो जाता है। ठीक है, और जैसे अंगूठा हटाते हैं फिर से सब कुछ नॉर्मल थोड़े समय बाद ना। तो इस तरीके से तो प्रत्यास्था क्या हुआ, तो प्रत्यास्था किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु बाह्य विरूपक बल द्वारा उत्पन्न, ठीक है, परिवर्तन का विरोध करती है तथा बाह्य विरूपक बल के हटा लेने पर वस्तु पुनः अपने अवस्था में वापस आ जाती है। ठीक है ना, तो प्रत्यास्था क्या है, किसी वस्तु का केवल एक गुण है, एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसको आप लोग लिख दीजिए, चलिए लिखिए आप लोग ना? किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण, वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु बाह्य विरूपक बल, बाह्य विरूपक बल द्वारा, ठीक है, अपनी आकृति और आकार, आकृति और आकार में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, परिवर्तन का विरोध करती है, विरोध करती है तथा विरूपक बल के हटा लेने पर, या बाह्य विरूपक बल, पूरी इन्फॉर्मेशन दीजिए, बाह्य विरूपक बल, विरूपक बल के हटा लेने पर, हटा लेने पर वस्तु पुनः अपनी अवस्था में आ जाती है, पर वस्तु पुनः अपनी पूर्वावस्था में, अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है, अवस्था में वापस आ जाती है, अवस्था में वापस आ जाती है, आ जाती है, कामा करके प्रत्यास्था कहलाता है। ठीक है, प्रत्यास्था कहलाता है, कहलाता है। ठीक है, तो प्रत्यास्था क्या है, किसी वस्तु का गुण है जो उस पर लगने वाले बाह्य विरूपक बल का विरोध करता है, और बाह्य विरूपक बल के हटने पर, तुरंत हटने पर वस्तु क्या करती है, अपनी पूर्व अवस्था में वापस लौट आती है। ठीक है, हो गया, चलिए तो नेक्स्ट हेडिंग कर लीजिएगा। प्रत्यास्थता के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण, हाँ विरूपक। ठीक है, देखिए इसको समझा देते हैं, एक क्वेश्चन आया, वर्ड आया यहाँ पे विरूपक। ठीक है, तो विरूपक मतलब कि जो रूप में परिवर्तन ला दे ना, विरूपक बल। तो जैसे जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर अगर इतना फोर्स लगा दें ना, कोई वस्तु है, जैसे तार की बात करते हैं, तो यह अगर आप रबड़ के तार की बात ना करो तो कोई दूसरा तार ले लो, जैसे एल्युमिनियम का एक तार हो ना, या फिर आप स्प्रिंग की बात करो, आप लोग देखते हो ना,
तो स्प्रिंग होता है, तो स्प्रिंग में जब हम लोग स्प्रिंग को खींचते हैं, आप एक स्प्रिंग को क्या करो, छत से अटैच कर दो और उस पर वेट लटकाओ कुछ। जब वेट लटकाओगे देखोगे कि स्प्रिंग क्या होगी, एक्सपेंड करेगी, ठीक है, एक्सपेंड करेगी। अब आप उस वेट को बढ़ाते जाओ ना, अगर 5 किलो है तो 5 से उसे 6 करो, फिर उसके बाद देखो कि स्प्रिंग में किस तरीके से चेंजेज आ रहे हैं। तो जब आप उस वेट को एक निश्चित सीमा से ज़्यादा कर दोगे तो एक स्प्रिंग क्या आ जाएगी, वो परमानेंटली एक्सपेंड हो जाएगी और फिर वापस अपनी अवस्था में नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो स्प्रिंग का जो रूप था वो क्या हो गया, विकृत हो गया, ठीक है, विकृत हो गया। विकृत मतलब कि बदल गया ना। तो और इसमें जो विकृत करने के लिए जो बल लगा था, तो उस बल को हम क्या कहते हैं, विरूपक बल। विरूपक बल मतलब कि ऐसा बल जो उसके रूप को परिवर्तित कर दे, ठीक है। तो इसीलिए विरूपक यहाँ पे यूज़ किया गया है, बाह्य विरूपक बल। विरूपक बल मतलब कि आकार बदल देने वाला बल, ठीक है। पुनः तो ये हो गया प्रत्यास्था की डेफिनेशन। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वस्तुओं को प्रत्यास्था के आधार पर क्लासीफाई करेंगे। हेडिंग कर लीजिए, प्रत्यास्था के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण या पदार्थों का वर्गीकरण, पदार्थों का वर्गीकरण। इरेज नहीं हो रहा है इजली। तो प्रत्यास्था के आधार पर ना पदार्थ का वर्गीकरण, प्रत्यास्थता के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्या करेंगे, मटेरियल्स। तो जब प्रत्यास्था के पदार्थ आधार पर हम लोग पदार्थों का वर्गीकरण करेंगे तो हमें 3 प्रकार की वस्तुएं मिलेंगी। जैसे कि पहली तो वे जो प्रत्यास्था के नियम का पालन करती हूँ, जैसे कि ऐसी वस्तुएं जिन पर आप कितना भी फोर्स लगाओ लेकिन वो अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाएं, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे जब आप लोगों से पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे, रबड़ का ही नाम लोगे ना। तो जबकि रबड़ जो है वो पूर्ण प्रत्यास्थ नहीं होती, ठीक है ना। रबड़ पूर्ण प्रत्यास्थ नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ जो चेंजेस होते हैं वो आते हैं। तो हमारे पास क्वार्टज एक एग्जांपल होता है, फॉस्फर ब्रास, जो कि पूर्ण प्रत्यास्थ माना जाता है ना। और कुछ ऐसी भी वस्तुएं होती हैं जो कि विरूपक बल के लगाने पर अपनी अवस्था में वापस ही नहीं आती, जैसे मोम, गीली मिट्टी। आप जैसे चाहो वैसे जिस फॉर्म में चाहो उस फॉर्म में आप ढाल सकते हो। जबकि कुछ ऐसी भी वस्तुएं होती हैं जो अपने अणुओं की जो संरचना है ना, अणुओं की स्थिति में 1% का चेंज लाने के लिए तैयार नहीं होती। तो इस प्रकार की वस्तु को हम बोलते हैं क्या, रिजिड, यानी कि दृढ़ वस्तुएं, ठीक है। तो 3 प्रकार से हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं। तो आप लोग हेडिंग कर लीजिएगा। तो पहली हेडिंग जो हो जाएगी तो वो हो जाएगी क्या, पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं, पूर्ण प्रत्यास्थ। हेडिंग कर लीजिएगा जल्दी से, प्रत्यास्थ वस्तुएं ना। तो पूर्ण प्रत्यास्थ कौन होगी ना, क्या हो जाएगा इसका इंग्लिश में, परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक बॉडीज, ठीक है ना। तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज, पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु, ये क्या होती हैं, वस्तुएं जो बाह्य विरूपक बल के हटा लेने पर, बाह्य विरूपक बल के हटा लेने पर अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाती हैं, पूर्व अवस्था में वापस आ जाती हैं, ठीक है, आ जाती है।
मतलब कि जिनमें बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, परफेक्टली इलास्टिक होती है। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें कौन कौन सा है, तो इनमें एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग यूज़ करते हैं तो आपका क्वार्टर्स आता है, ठीक है, और फास्फर ब्रास, तो ये दोनों परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज़ मानी गई हैं। ठीक है, और वास्तव में ये तो कहें कि आदर्श रूप से ये भी पूर्णतः जो प्रत्यास्थ नहीं होती, और आदर्श रूप से कुछ भी पूर्ण प्रत्यास्थ होता ही नहीं। ठीक, तो पहला हो गया आपका कौन सा, पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुएं, और दूसरी जो हो जाएगी जो पूर्ण अप्रत्यास्थ रहेगी तो उसका नाम होता है पूर्ण सुघटय वस्तुएं। ठीक है ना, तो परफेक्टली प्लास्टिक बॉडीज, प्लास्टिक बॉडीज कम इन। ठीक है, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडीज, तो जो परफेक्टली प्लास्टिक बॉडीज़ होती हैं तो इसलिए इनका नाम ही रखा गया प्लास्टिक, मतलब आप किसी भी फॉर्म में ढाल दो। ठीक है, आज देखिए इस जनरेशन में सब चीज़ें आपको प्लास्टिक में अवेलेबल हैं, चाहे प्लास्टिक की लोटा टाटी की बात कीजिए आप, प्लास्टिक का ना, तो मतलब कि कोई भी मटेरियल आपको ऐसा नहीं मिलेगा, चाहे हम लोग क्या करें, बकेट की बात करें, टब की बात करें, कुछ भी आपको प्लास्टिक फॉर्म में मिल जाएगा। तो प्लास्टिक वर्ड का जो यूज़ है वो सुघटय के लिए, यानी कि यहाँ से जो परफेक्टली प्लास्टिक है ना, सुघटय के लिए है कि उसे किसी भी रूप में, किसी भी फॉर्म में आप चेंज कर दो। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, तो वे वस्तुएं लिख दीजिएगा जो विरूपक बल के हटा लेने पर, विरूपक या बाह्य विरूपक बल के हटा लेने पर भी अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आती, ठीक है, इसमें एग्जाम्पल क्या होगा ना, एग्जाम्पल बताया था हमने कौन कौन सा, मोम। ठीक है, तो मोम, और दूसरा आपका गीली मिट्टी। तो गीली मिट्टी को आप जिस क्ले में से कोई गीली मिट्टी होता है, इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, तो मोम और गीली मिट्टी या क्ले, गीली मिट्टी। ठीक है, तो ये आपके दो परफेक्टली प्लास्टिक बॉडीज़ हैं। आप लोगों ने सलमान खान को देखा होगा ना प्रचार करते हुए, क्यों, परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक। ठीक है, नहीं कहता है फुली इलास्टिक एंड फुली फंटास्टिक ना, उसमें प्लास्टिक क्यों कहेगा। ठीक है, किसका एडवर्टाइज करता है, क्यों किसका एडवर्टाइज करता है सलमान खान, फुली इलास्टिक एंड फुली फंटास्टिक, हाँ, अंडरवियर। ठीक है, तो इस तरीके से तो वहाँ पर भी कंसेप्ट यूज़ किया जा रहा है इलास्टिसिटी का। आगे चलें, तो दो प्रकार की वस्तुएं हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एक जो पूर्णतः प्रत्यास्थ हो और दूसरी जो पूर्णतः अप्रत्यास्थ यानी कि सुघटय हो। ठीक है, तीसरी रीडिंग कर लीजिएगा, ऊपर आप कर दें। तो तीसरा आपका हो जाएगा रिजिड बॉडीज। हाथी दांत की जो वस्तुएं होती हैं, हाथी दांत से बने खिलौने या तो उनको पूर्ण प्रत्यास्थ माना जाता है ना, उसको आप चेक कर सकते हो। तो तीसरी क्या होती है, दृढ़ पिंड। ठीक है, तो दृढ़ पिंड या रिजिड बॉडीज,
हो गया। अब रिजिड बॉडी में क्या होता है? रिजिड बॉडी में, हाँ लिख दीजिए, तो वे वस्तुएं जो बाह्य विरूपक बल के लगाने पर, बाह्य विरूपक बल के लगाने पर अपनी अणुओं की स्थिति में, अणुओं की स्थिति में परिवर्तन ना होने दें, परिवर्तन ना होने दें, ठीक है। तो ऐसी बॉडीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? दृढ़ पिंड ना। तो एग्जाम्पल के तौर पे, तो वास्तव में दृढ़ पिंड जैसा कुछ होता नहीं, हर वस्तु कुछ न कुछ प्रत्यास्थ और कुछ होती है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो, ध्यान देना कि वो कितना भी रिजिड हो, कितना भी कठोर हो, चाहे वो लोहे का हो या किसी भी चीज़ का हो, तो जब भी आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे तो उसमें कुछ ना कुछ कंप्रेशन यानी सिकुड़न होगा। अगर सिकुड़न होगा तो उसके अणुओं की जो संरचना है उसमें फ़र्क पड़ेगा, अणुओं की स्थिति बदलेगी। और अगर ऐसा नहीं होगा तो आजकल हमारे पास हाइड्रोलिक प्रेशर आता है ना, आप यूट्यूब में शॉर्ट वीडियोस देखते होंगे, तो उसमें हर चीज़, लगभग हर चीज़ को हाइड्रोलिक प्रेशर पे चेक किया जाता है, दबाया जाता है। तो अगर वस्तु प्रत्यास्थ नहीं होगी तो हाइड्रोलिक प्रेशर अप्लाई करने पर भी वो क्या करेगी? दबेगी नहीं, टूट जाएगी, एकदम से बिखर जाएगी, लेकिन वो दबेगी नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से तो कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो पूर्णतः रिजिड हो, मतलब कि आदर्श रूप से कोई भी वस्तु रिजिड होती नहीं। बस हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये चीज़ अगर कुछ अधिक सीमा तक इस तरीके से बाह्य विरूपक बल का विरोध कर रही है तो हम लोग उसे मान लेते हैं। जैसे ये दीवार है, अगर दीवार को हम गिराना चाहें तो क्या दीवार गिरेगी? नहीं गिरेगी। आप कितना भी इस पर फोर्स लगाओ, आप 2-4 लोग लगाओ तो नहीं गिरेगी, ठीक है। तो इस तरीके से दीवार को हम यहाँ पर रिजिड कंसिडर कर ले रहे हैं ना, जबकि ये वास्तव में है नहीं, अभी बुलडोजर से गिराई जाएगी तो गिर जाएगी, ठीक है। तो प्रेस करने का मतलब यहाँ से, तो ये हो गया ना एग्जाम्पल। तो इस पर हम लोग क्या करते हैं? दीवार को मान लेते हैं। तो दीवार ना, या पहाड़ जैसी चीज़ें ना, मजबूत जो हो, पर्वत, तो ये इस तरीके से पत्थर ना, कुछ भी ईंट, तो ये क्या है? सब के सब दृढ़ बॉडीज हैं, रिजिड पिंड हैं। चलिए तो नेक्स्ट हेडिंग कर लीजिए। इरेज नहीं हो रहा है मार्कर, हाँ रीजन बताओ। ठंड ज़्यादा है, और कोई रीजन? अच्छा, इंक में दिक्कत आ गई है। अच्छा, और कोई? हाँ, ये रीज़न हो सकता है कि वाइट बोर्ड की सफाई अच्छा से नहीं की गई है, और जिससे कि इसमें जो डस्ट पार्टिकल्स हैं फ्रिक्शन बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो वाइट बोर्ड और इंक के बीच में जो संसंजक बल है वो काफ़ी अच्छा हो गया। तो नेक्स्ट हेडिंग कर लीजिएगा, प्रत्यास्थता की सीमा। जल्दी जल्दी करिएगा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रत्यास्थता की सीमा, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। तो लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता की सीमा, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। तो सीमा का मतलब आप लोग अच्छे से जानते हो कि लिमिट हर एक वस्तु की, और कोई भी अगर रूल नियम कानून भी बनता है तो हर एक के पीछे कुछ ना कुछ सीमा अप्लाई की जाती है, लिमिट अप्लाई की जाती है। इवन कि मैथमेटिक्स में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी अगर हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो किस लिमिट के बेस में, तो हर एक चीज़ की अपनी एक सीमा होती है। तो उसी तरीके से जब आप किसी ऑब्जेक्ट को, हम लोग रबड़ को खींच रहे हैं, तो खींचते रहोगे खींचते रहोगे खींचते रहोगे, तो कुछ तो सीमा होगी कि जहाँ तक रबड़ खींचेगा।
अच्छा, रबड़ का एग्जांपल आप मत लो, क्योंकि रबड़ टूट जाएगा लेकिन वो विरूपक नहीं होगा, ठीक है। तो दूसरा ऑब्जेक्ट लो, जैसे हम लोगों ने बताया कि अभी आपको एल्यूमिनियम का वायर, तो एल्यूमिनियम का वायर या स्प्रिंग, तो स्प्रिंग पर जब आप, ठीक है, एक जो सीमा है उससे ज़्यादा बल लोग लगा दोगे तो स्प्रिंग क्या हो जाएगी, हमेशा के लिए डिफॉर्म हो जाएगी, विरूपित हो जाएगी, ठीक है। तो प्रत्यास्था की क्या हुआ, एक सीमा होनी चाहिए। तो बाह्य विरूपक बल की वह सीमा ना, या किसी वस्तु पर लगाया गया वह बाह्य विरूपक बल जिसके अंतर्गत वस्तु में प्रत्यास्था का गुण विद्यमान रहे, ठीक है, क्या कहलाता है, वस्तु की प्रत्यास्था की सीमा कहलाता है। अगर आप उससे ज़्यादा बल लगा दिए तो वस्तु हमेशा के लिए डिफॉर्म हो जाएगी और उसमें प्रत्यास्था का गुण खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो लिखो इसमें, तो ये क्या है, विरूपक बल की एक सीमा है ना। तो किसी वस्तु पर लगाया गया, किसी वस्तु पर लगाए गए विरूपक बल का वह मान, विरूपक बल का वह मान जहाँ तक वस्तु में, या जिसके अंतर्गत, जहाँ तक की जगह पे आप बहुत अच्छा वर्ड लिख सकते हो, जिसके अंतर्गत, जहाँ तक वस्तु में प्रत्यास्था का गुण विद्यमान रहता है, प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान रहता है, ठीक है, विद्यमान रहता है, विद्यमान होता है, विद्यमान नहीं होता, विद्यमान रहता है, ठीक है, विद्यमान रहता है, प्रत्यास्था की सीमा कहलाती है, प्रत्यास्थता की सीमा कहलाता है कि सीमा कहलाता है। तो प्रत्यास्था की सीमा क्या है, विरूपक बल की मैक्सिमम लिमिट ना। तो इससे अधिक बल लगाने पर वस्तु में प्रत्यास्था का गुण समाप्त हो जाता है, प्रत्यास्थता का गुण समाप्त हो जाता है, तथा वस्तु हमेशा के लिए विकृत हो जाती है, ठीक है, हमेशा के लिए या सदैव के लिए विकृत हो जाती है, सदैव के लिए विकृत हो जाती है, विकृत मीन्स कि दूसरे रूप में आ जाना, हो जाती है। स्प्रिंग पे आपने बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया तो स्प्रिंग क्या हो गई, एक लंबा तार बन गई ना, विकृत हो गई, डिफॉर्म हो गई, ठीक है। कर लीजिए नेक्स्ट हेडिंग। रब कर दें। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग कर लीजिएगा, प्रतिबल। हाँ हाँ, क्या हुआ, वो नहीं आता आवाज़ इतना ज़्यादा, और अगर आता भी है ना तो कभी कभी काइन मास्टर रिकॉर्ड कर लेता है। नेक्स्ट हेडिंग कर लीजिएगा, स्ट्रेस या प्रतिबल। ना, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग, प्रतिबल। या इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस।
क्यों? स्ट्रेस का तो आज की ह्यूमन लाइफ में मनुष्य का स्ट्रेस से बड़ा गहरा लगाव, एक तरीके से कनेक्शन है, हम लोग कह सकते हैं ना। ठीक है, हो गया। स्ट्रेस का क्या मतलब, आप लोग शुद्ध हिंदी में अगर समझिए इसे तो क्या बोलते हैं हम लोग, तनाव ना। कहते हो आज बहुत स्ट्रेस है, तो उस स्ट्रेस को ही हम लोग तनाव कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेस को कैसे हम लोग पढ़ेंगे। अब अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, बहुत अच्छे समझिएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एक रबड़ है ना। तो रबड़ है, और इस रबड़ को हमें क्या करना है, एक्सपैंड करके बड़ा करना है, खींच कर बड़ा करना है। तो जब हमें इसे खींच कर बड़ा करना है तो आप इसमें फोर्स कहाँ अप्लाई करोगे, कहाँ अप्लाई करोगे और किस प्रकार से अप्लाई करोगे। तो फोर्स अप्लाई करने के दो तरीके हैं। पहला तो आप इसे फिक्स कर दो, इधर की ओर खींचते चले जाओ ना, इसको खूंटी से बांध दो, दूसरा खींचो तो ये बढ़ेगा। दूसरा इसे फिक्स कर दो, या तो दोनों, दूसरी केस है कि दोनों पे एक साथ फोर्स लगाओ, ठीक है। तो अगर हम इस पर फोर्स अप्लाई करें, इधर की ओर फोर्स अप्लाई करते हैं और इधर की ओर फोर्स अप्लाई करते हैं। क्यों? जब इसे खींचना है तो इधर ही फोर्स अप्लाई करेंगे ना, कि ऊपर फोर्स लगा कर खींचेंगे, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। क्योंकि इससे हमें लंबाई बढ़ाना है, तो लंबाई के अनुदिश हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। और जैसे हम इसे खींचना स्टार्ट करेंगे, फोर्स बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, तो लंबाई बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो जब इसकी लंबाई बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन फिर भी अगर हम लोग फोर्स को कम करते हैं या ढीला करना स्टार्ट करते हैं, तो ये क्या करता है, अपनी पुरानी अवस्था में वापस आने लगता है। तो क्यों पुरानी अवस्था में वापस क्यों आता है, या पुरानी अवस्था में वापस कब आएगा? हाँ, जब बल कम कर दिए तो अपनी पुरानी व्यवस्था में वापस क्यों आ गया, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। प्रत्यास्था के कारण, वो उसका गुण था, लेकिन उसका गुण जो था वो किस कारण से विद्यमान था, इसको भी तो बताओ। तो कारण क्या था उसमें, तो कारण उसमें था प्रतिक्रिया बल, ठीक है। जब आप इस पे इधर की ओर फोर्स लगा रहे हो तो उसी समय तुरंत अपोजिट डायरेक्शन में वो क्या कर रहा है, एक प्रतिक्रिया बल लगा रहा है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, एफ डैश बोलेंगे। तो इस प्रतिक्रिया बल को हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल या रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, ध्यान देना। तो प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन ना बल, तो अगर प्रत्यानयन नहीं याद होगा तो नयन तो याद ही रहेगा, ठीक है। तो क्या कहते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। देखो ज़्यादा अच्छे से इसको हिंदी में अगर इसका आपको अर्थ समझ में आ गया, रीस्टोरिंग, ये क्या करता है, अपनी पुरानी पोजीशन को रीस्टोर करता है, ठीक है। जब आप इसे खींचे, बड़ा हो गया, तो ये बल क्या करेगा कि अपोजिट डायरेक्शन में प्रतिक्रिया लगाएगा और उस अपनी पुरानी सिचुएशन को रीस्टोर करना चाहेगा। तो इसका क्या मतलब, मैं ये सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, चूँकि मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो स्ट्रेस है, प्रतिबल है, ये बाह्य विरूपक बल नहीं है, बल्कि वस्तु द्वारा खुद के द्वारा उत्पन्न किया गया प्रतिक्रिया बल है। आपके माइंड में स्ट्रेस आता है तो क्या बाहर से आता है, नहीं, आपके माइंड में खुद उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको समझने की हमें ज़रूरत है। तो जब आप किसी वस्तु पर बाह्य विरूपक बल लगा रहे हो तो उसी समय वस्तु पर अंदर की ओर ना, या उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक प्रतिक्रिया बल कार्य कर रहा है, जो क्या कर रहा है, उस बाह्य विरूपक बल का विरोध कर रहा है और अपनी पुरानी सिचुएशन को रीस्टोर करना चाह रहा है। अब आपके लोग में एक माइंड में एक गलत एजम्पशन इस तरीके से भी बन सकता है कि फोर्स इधर की ओर लग रहा है तो प्रतिक्रिया बल इधर की ओर लग रहा है, लेकिन इसकी दूसरे कंसेप्ट भी हो सकते हैं। अगर हम लोगों ने इस तरीके की एक दूसरी बॉडी कंसिडर की, ठीक है, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे एक दूसरी बॉडी कंसिडर कर लिए हैं और इस पर ना, ये क्या है, क्यूबिकल शेप है, और इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं हम लोग इधर से इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो जब फोर्स अप्लाई कर दिए तो अब क्या होगा, जब इस पर इधर से बाहर से फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, इधर से इसमें बाहर की ओर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है और इसमें अंदर की ओर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। तो जब हम अंदर की ओर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वस्तु का जो आकार है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है, उसके आयतन में कमी आ जाएगी ना, आयतन में कमी आ जाएगी। तो जब अंदर की ओर फोर्स लग रहा है तो प्रतिक्रिया बल किधर लगेगी, बाहर की ओर, ठीक है। तो जस्ट अपोजिट, तो प्रतिक्रिया बल हमेशा बाहर की ओर रहेगी, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, जो बाह्य रूपक बल के अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ से स्ट्रेस की या प्रतिबल की डेफिनेशन हो गई। क्या हो गया कि साम्य अवस्था में, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग वर्ड यूज़ करेंगे साम्य अवस्था में, ठीक है। तो साम्य अवस्था में लिखते जाइए आप लोग, साम्य अवस्था में, अवस्था
में, ठीक है। तो किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लिख दीजिए, क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक, इंटरनल है, ठीक है, आंतरिक प्रतिक्रिया बल को प्रतिक्रिया बल अथवा प्रत्यानयन बल, ठीक है। तो इसी को प्रतिक्रिया बल बोले या प्रत्यानयन बल बोले। प्रतिक्रिया बल अथवा प्रत्यानयन बल को प्रत्यानयन, ठीक है, तो लिख लीजिएगा आप लोग रीस्टोरिंग, ठीक है, बल को प्रतिबल कहते हैं, ठीक है, प्रतिबल कहते हैं। नोट कर लीजिए, डेफिनेशन लगभग वही है जो बल की होती है। ठीक है, क्या हो जाएगा? यदि किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए पर लगने वाला ठीक है प्रतिक्रिया बल या आंतरिक प्रतिक्रिया बल क्या हो, F हो तो ना, F हो तो क्या हो जाएगा? प्रतिबल। तो प्रतिबल बराबर क्या हो जाएगा? दाब बटे क्षेत्रफल, सॉरी बल बटे क्षेत्रफल, ये हो जाएगा। तो प्रतिबल स्ट्रेस हम लोग बोलते हैं, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स F अपान A, ये हो जाता है इसकी डेफिनेशन। तो आप कहोगे ये तो बल के बराबर है, निश्चित रूप से बल के बराबर है, बल ही तो है एक प्रकार का, ठीक है, बस आंतरिक प्रतिक्रिया बल है, ठीक। तो डायमेंशन क्या हो जाएगी? तो यूनिट इसकी क्या हो जाएगी? वही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ना, और जो यूनिट के बाद डायमेंशनल फार्मूला, तो न्यूटन बल का, तो बल यानी mL2T-2 डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर यानी L2, तो कितना आ गया? तो mL, अच्छा L से L कैंसिल आउट, इसकी डायमेंशन गलत लिखी है, आप लोग बोल भी नहीं रहे हो। न्यूटन का mL_T-2 और L2, तो mL-1 और T-2, तो ये हो गया आपका, ठीक है, नोट डाउन। हो गया, देखिएगा। तो प्रतिबल को हम लोग 3 प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग केवल टाइप्स लिखेंगे, इनकी डेफिनेशन पर नहीं जा रहे हैं।
वैसे भी ये चीज़ें आपके सिलेबस में है नहीं, आपको बस ये पढ़ना है कि प्रतिबल क्या होता है और प्रतिबल कितने प्रकार का होता है, ये सारी चीज़ें हम बता दे रहे हैं। ठीक है, देखिएगा, तो अगर किसी वस्तु पर जो विरूपक बल है, ध्यान समझिएगा ना, अगर किसी वस्तु पर विरूपक बल लंबाई के अनुदिश लगता है, यानी लंबाई के दिशा में, ठीक है, तो इस स्थिति में जो कार्य करने वाला प्रतिबल होगा वो कैसा होगा? अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अनुदैर्ध्य, दैर्ध्य मतलब लंबाई के अनुदिश, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। ठीक है, अब यदि यह प्रतिबल जो होता है किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर कार्य करता है, ठीक है, तो इसे हम लोग बोलेंगे अभिलंब प्रतिबल। जैसे अभिलंब प्रतिबल के बारे में मैंने अभी बताया था आपको एग्जांपल देकर। ठीक है, तो इस पे परपेंडिकुलर अगर एक्ट करता है बाह्य विरूपक बल, तो इस केस में कार्य करने वाला जो प्रतिबल होगा क्या होगा? देखो इसमें सब परपेंडिकुलर है ना, इधर से तल के लंबवत, तो प्रतिबल इस केस में क्या आ जाएगा? अभिलंब प्रतिबल। और अभिलंब प्रतिबल को हम लोग दाब कहते हैं। अभिलंब प्रतिबल, बात नहीं, अभिलंब प्रतिबल की डेफिनेशन जो होती है वो दाब होती है, दाब के बराबर। ठीक है, जबकि अगर प्रतिबल किसी वस्तु में इस प्रकार से लग रहा हो, किसी वस्तु पर उसके पृष्ठ पे स्पर्श रेखी कार्य कर रहा हो ना, स्पर्श रेखी का मतलब समझते हो आप लोग? यहाँ कोई डिब्बा उब्बा है कागज़ का, स्याही का वो रहता है, स्याही का डिब्बा होगा देना, हाँ ले आओ, फटाई चाहिए, स्याही का डिब्बा यार, ये नहीं जो इसमें इंक आती है, इंक वाली नहीं, ये नहीं, इसका कागज़ वाला, कागज़ वाला कहाँ है? कहाँ है? अरे ये है यार। ठीक है, देखो, तो इसमें मैं स्पर्श रेखी बल क्या होता है उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ हाँ, सब कुछ पढ़ना है फिजिक्स में। देखो, तो ये होता है आपके पास, इसका ओरिजिनल फॉर्म ये है ना, इसका ओरिजिनल फॉर्म है। तो इस पर हमें क्या करना है कि स्पर्श रेखी बल लगाना है, यानी कि इसको स्पर्श करके एक इसमें एक नीचे वाला जो सिरा है इसको फिक्स रखना है, एक सिरे को फिक्स रखना है, दूसरे पे फोर्स अप्लाई करना है। तो ऐसा फोर्स मत लगाना कि ये चपटा हो जाए, इसको फिक्स करके इस डायरेक्शन ना, देखो इस तरीके से है। ठीक है, टूट गया बेचारा, इसीलिए फोर्स सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है ना। तो इस तरीके से है ना, जब आप इसको एक सरफेस नीचे वाला फिक्स है और इस पर इधर की ओर डायरेक्शन फोर्स लगा रहे हैं ना, ये डिफॉर्म हो रहा है ना। ठीक है, तो इसकी आकृति तो इसकी आकृति में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो इस प्रकार के फोर्स को स्पर्श रेखी बल हम लोग कहते हैं। तो अगर प्रतिबल स्पर्श रेखी डायरेक्शन में लगा है तो उस केस में जो प्रतिबल होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्पर्श रेखी प्रतिबल या अपरूपण प्रतिबल करके होता है। ठीक है, तो बना लीजिए तीनों फिगर, लिख दीजिएगा तीनों में। तो इसको भी हम बना दें, स्पर्श रेखी वाले को भी। हाँ चलो बनाओ फिगर। अच्छा हाँ, तीनों फिगर बनाने हैं, सब बना ले सब। फट, जितना बनाए बना, मार खाओगी। एक तो इतने मेहनत से बनता है।
चैप्टर में बचा था ना। हाँ, एक टॉपिक बचा था, वो आप लोग किसी दिन बता दीजिएगा तो मैं करवा दूँगा। दीजिए आप पीछे टॉपिक छोड़े हैं और यहाँ पे भी छोड़े हैं। तो आप लोग बताए नहीं तो मैं क्या करूँ? पूरा नहीं होगा। पूरा होगा। ये बहुत अजीब लगता है। हाँ तो बनाओ, और क्या। तो इधर की डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। हाँ तो बर्फी तो बनाना है, और क्या बनाना है? क्यों, बर्फी तो बनाना है। आप लोग फिगर समझ नहीं पा रहे हो क्या? ये मतलब कहाँ से रहे हो? ये लो, आप समझ में आ गया? टीवी का डिब्बा। इसको थोड़ा सा और यहाँ तक ले आओ। बड़ा मज़ा आ रहा है फिगर देखकर। फिगर नहीं, नाम सुनिए, बर्फी नाम है। नाम भी ऐसे ही होगा। ठीक है, इस वाले को फिक्स रखना है ना, तो इसको रिजिड कर देते हैं हम लोग। हो गया। नेक्स्ट हेडिंग, विकृति। इसका नाम नहीं स्पर्श रेखी पत्र। स्पर्श रेखी।